है आप सभी का डाउटनेट पर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों? बेटा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा, विकास। और आज हम बात करेंगे किसकी? रासायनिक विकास की। आखिर ये रासायनिक विकास क्या होता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको याद दिला देता हूं हम पढ़ क्या चुके थे। देखिए हम यहाँ पर विकास की बात कर रहे हैं बेटा, और अच्छा दिख रहा होगा आपको ये, देखिए जरा, हमारा मानव का विकास होता हुआ है। सो हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी? विकास की। और इस विकास में मैंने बोला था ये विकास चैप्टर जो है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति, ये पहला भाग होता है। फिर उसके बाद कार्बनिक विकास के सिद्धांत, कार्बनिक विकास के प्रमाण, मानव विकास। इस तरीके से 4 भागों में बटा हुआ है ये चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जीवन की उत्पत्ति। पढ़ने से पहले, जीवन की उत्पत्ति पढ़ने से पहले मैंने आपको विकास का मीनिंग बता दिया था। विकास के 2 अर्थ थे, छुपी हुई संभावना को उद्घाटित करना, यानी जो भी छुपी हुई चीजें हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है उसके बारे में पता लगाना ताकि विकास का पता लग जाए, या एक क्रमिक रूप में जो परिवर्तन हो रहे हैं, एक के बाद एक परिवर्तन जो हो रहे हैं जिससे नई नई जातियां आ रही है, वो भी क्या एक प्रकार का विकास है। ठीक, शब्द किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने ये शब्द दिया था, कौन सा? विकास। फिर इसके बाद हमने बोला था कि भैया 3 प्रश्न हमारे दिमाग में आने चाहिए। पहला भाग जो है जीवन की उत्पत्ति जो है, ये जीवन की उत्पत्ति जो पहला भाग है, इससे संबंधित 3 प्रश्न सबसे पहले आते हैं। सबसे पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है? ब्रह्मांड में जो एक ग्रह है पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति कब हुई है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है? तो सबसे पहले हमने पूछा ब्रह्मांड क्या है, तो हमने बात करा ब्रह्मांड जो है आकाश गंगाओं का समूह है। आकाश गंगा क्या है? जो सघन गैसें, धूल के कण, ग्रह, तारे, इनसे मिलकर बनी होती है आकाश गंगा है, जिसमें से हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है क्या? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, जिसमें सौरमंडल आते हैं, 8 ग्रह आते हैं, सूर्य आते हैं, जिसमें से एक ग्रह है कौन? हमारा पृथ्वी। तो ये जो ब्रह्मांड जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन कॉस्मोगोनी कहलाता है। और ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुई है इसको बताया था किसमें? बिग बैंग सिद्धांत में। ये जो बिग बैंग थ्योरी थी इसमें बताया गया था। किसने दी थी? एबी लेमेट्री ने दी थी। उन्होंने बोला था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये कि हमारी जो हिंदी की एनसीईआरटी है ना, हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिख देता हूं, हमारी हिंदी की जो एनसीईआरटी है उसमें एक मिस्टेक है। वहां पर क्या मिस्टेक है? वहां पर लिखा हुआ है 200 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हमने बोला कितने? 20 बिलियन साल पहले। हमारी हिंदी की एनसीईआरटी में 200 बिलियन लिखा हुआ, उस हिसाब से हो गया क्या? 20,000 करोड़। कितना हो गया? 20,000 करोड़, जो बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक दे रखी है हिंदी की एनसीईआरटी में। यही चीज जब आप इंग्लिश की एनसीईआरटी जब देखते हैं, इंग्लिश की एनसीईआरटी जब आप देखते हैं जो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें साफ साफ दे रखा है 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 2000 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, तो ये चीज प्लीज सही कर लीजिएगा, है ना। कई बच्चों ने बोला मेरे को कि सर ये आपने तो 20 बिलियन बताया था, हिंदी की एनसीईआरटी में 200 बिलियन लिखा हुआ है, 20,000 करोड़ लिखा हुआ। तो मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी है कि वो मिस्टेक दे रखी है किसमें? हिंदी की एनसीईआरटी में। आप चाहे मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप इंग्लिश की एनसीईआरटी देख लीजिएगा, या कोई भी अच्छी बुक जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्लियरली मिल जाता है, या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर। ठीक है, सो यहां तक की बात समझ में आ गई थी। अब इस बिग बैंग सिद्धांत में क्या हुआ था ये भी चीज समझ में आ गई थी। सघन गैसों का पुंज था जिसमें विस्फोट हुआ, जिससे गैसें दूर दूर जाने लगी, ठंडी होने लगी, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित होने लगी, जिससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, जिससे हमारी ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण जो है वो 450 करोड़ यानी 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ये बिग बैंग सिद्धांत में ये चीज बता रखी थी। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ डाटा बताया था, ये डाटा आपने याद रखना पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी कि भैया पृथ्वी जो प्रारंभ में बनी थी 450 करोड़ वर्ष पूर्व, वहां पर एनवायरमेंट कैसा था? अपचायक था, रेड्यूसिंग था, ऑक्सीजन वहां पर नहीं थी, ये बता दिया था। फिर यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत आए थे कि भैया जीवन की उत्पत्ति जो हुई है, कौन कौन से सिद्धांत थे, कौन कौन से सिद्धांत ने क्या क्या बोला था। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत थे। सबसे पहले विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसको फादर सोरेज ने
बड़े स्तर पर क्या दिया था, समर्थन दिया था। और ये धार्मिक भावनाओं से संबंधित था। बाइबल में कुछ लिखा हुआ है, कुरान में कुछ लिखा हुआ है, वेदों में कुछ लिखा हुआ है जो सरासर गलत है। उसमें क्या बोला गया है, जैसे बाइबल में बोला गया है 4000 वर्ष पहले पृथ्वी बन गई थी, और जो आज जो जैव विविधता मिल रही है, आज जो जीव मिल रहे हैं, वैसे के वैसे तब भी मिल रहे थे जब पृथ्वी बनी थी, जो सरासर गलत है। फिर इसके बाद कॉस्मिक पेंसपर्मिया सिद्धांत आया था। पेंसपर्मिया का मतलब क्या होता है, बीजाणु। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष से कहीं से बीजाणु आए, पृथ्वी पर अंकुरित हुए और जीवन की उत्पत्ति हो गई थी, ये भी गलत था। फिर इसके बाद स्वतः जनन का सिद्धांत आया था, जिसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एबायोजेनेसिस का मतलब होता है निर्जीव चीजों से सजीव का निर्माण। इस सिद्धांत में ये बोला गया जो गली सड़ी चीजें जो होती है, कीचड़, बालू, गाद, भूसा, कपड़े, ये जो होते हैं, ठीक है, इनसे क्या हुए हैं, सजीवों का निर्माण हो गया। जैसे नील नदी का जो कीचड़ है उससे मछली मेंढक का निर्माण हो गया, जो सरासर गलत है। फिर इसके बाद आई ये सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है देखा जाए तो सही है, लेकिन ये नहीं बताता कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये सिद्धांत ये बोल रहा है कि हाँ भैया, आज की डेट में जो जीवन है, जैसे हम सजीव है, ये किससे उत्पन्न हो रहा है, किसी सजीव से हो रहा है। हम किससे बने, अपने माता पिता से। यानी सजीव का निर्माण किससे हो रहा है, सजीव से हो रहा है। तो ये थ्योरी जो है वो किस चीज को बताती है, बायोजेनेसिस को बताती है। बायोजेनेसिस में बायो का मतलब है सजीव और जेनेसिस का मतलब है निर्माण, यानी सजीव का निर्माण ही कौन कर रहे हैं, सजीव कर रहे हैं, ठीक है। ये थ्योरी दी थी हार्वे और हक्सले ने, और इन्होंने कथन दिया था ओमनिस वाइवम एक्स ओवो, यानी जीवन सजीव से उत्पन्न होता है। यानी जो सजीव है वो किससे उत्पन्न हो रहा है, किसी सजीव से उत्पन्न हो रहा है। हम किससे उत्पन्न हो रहे हैं, सजीव से। जीवाणु किससे उत्पन्न हो रहा है, जीवाणु से। चलिए ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत ने, ये सिद्धांत जो है थ्योरी, क्या ये बता पाई कि सबसे पहला जीवन जो था वो कहां से आया। भाई ठीक है, सजीव से सजीव आ रहे, तो सबसे पहला सजीव कैसे आया, ये तो नहीं बता पाई ना, है ना। तो क्या ये जीवन की उत्पत्ति को बता पाई, नहीं। हालांकि इस थ्योरी को कई सारे वैज्ञानिकों ने सपोर्ट भी किया, जैसे लुइस पाश्चर, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेलेंजेनी। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए थे, प्रायोगिक प्रमाण दिए थे, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपने याद रखना है जो लुइस पाश्चर का था। और ये लुइस पाश्चर का जो एक्सपेरिमेंट था वो था हंस ग्रीवा फ्लास्क प्रयोग, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट, आइए देखिएगा बेटा। इस हंस ग्रीवा फ्लास्क प्रयोग में क्या किया गया था, किसने, लुइस पाश्चर ने, यहां तक ठीक है। देखिए, उन्होंने एक फ्लास्क लिया, ठीक है। फ्लास्क समझ में आता है ना, इस तरीके से कांच की बोतल है, और उसकी गर्दन जो है ना उस फ्लास्क के ऊपर, वो इस तरीके से हंस के जैसी है। जैसे हंस की गर्दन होती है ना, ऐसे यूं होती है ना। तो ऐसे फ्लास्क को कांच के ऐसे फ्लास्क जो आपकी केमिस्ट्री की लैब में होते हैं, हाँ स्कूल में जाइएगा देखिएगा, केमिस्ट्री की जो लैब होती है ना, प्रयोगशाला, उनमें होते हैं ऐसे फ्लास्क। तो इनको बोला जाता है हंस ग्रीवा फ्लास्क। अंग्रेजी में बोला जाता है स्वान नेक फ्लास्क, ठीक है। अब उन्होंने इसके अंदर क्या किया, ध्यान से सुनना। उन्होंने बेटा इसके अंदर शर्करा, इस फ्लास्क के अंदर शर्करा डाली, और मृत यीस्ट डाल दिया था। क्या क्या डाल दिया, शर्करा डाल दी है, मृत यीस्ट डाल दिया है। अब ये क्या है, एक तरीके का भोजन है। अरे भैया, जीवाणु जानते हैं ना, जीवाणु गले सड़े मृत भागों से भोजन लेते हैं, शर्करा को भोजन की तरह यूज में नहीं लेंगे, हाँ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये शर्करा डाल दी है, मृत यीस्ट डाल दिया है, ठीक है सर। बोलो जनाब, यहां तक कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन, चले आगे। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, अब इसके बाद उन्होंने, ध्यान से देखना, इसके बाद उन्होंने इसको गर्म किया। क्या किया बेटा, गर्म किया, ठीक है। नीचे बर्नर लगा दिया, क्या लगा दिया, बर्नर, है ना, ठीक है। इसको गर्म कर रहे हैं कुल मिलाकर। अब जब गर्म करेंगे तो ये जो घोल जो था ना, ये भोजन का ये जो घोल जो है, जिसमें पानी भी मिला हुआ है, ये जो घोल जो है, ये घोल उबलेगा, हाँ सर उबलेगा। और जब ये उबलेगा तो
पानी जो है भाप बनकर निकलेगा? हाँ सर, ये पानी भाप बनकर निकल रहा है। हाँ सर, सिंपल, कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या किया, एक तो ये लिया, क्या, एक तो ये लिया घोल जो उबल रहा था, ये उबलते हुए घोल से क्या निकल रहा था, वाष्प निकल रही थी, वाष्प निकल रही थी। अब जरा सोचिए, आपने देखा होगा कई बार जब भाप निकलती है, आपने जब पानी को गर्म किया होगा, उसके ऊपर कोई बर्तन लगा देते तो भाप उबलने के बाद में जब भाप निकलती है तो उस प्लेट पर पानी की बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है, देखा है ना। तो जरा सोचिए, ये भाप जब निकल रही थी तो यहां से निकलते निकलते ये जो कर्व जो है, ये जो इस तरीके से मोड़ जो है, यहां पर पानी की बूंदें एकत्रित होती जा रही थी। समझ में आया भाई? सीधी सी बात है, ये पानी यहां से उबलेगा, भाप यहां से जा रही है, जाते जाते ये तिरछा आकृति कुछ इस तरीके से कि पानी की बूंदें यहां पर एकत्रित होती जाएंगी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब उन्होंने एक तो ऐसी फ्लास्क ली और सेम टू सेम ऐसी ही फ्लास्क ली, लेकिन उसकी गर्दन तोड़ दी। ये इस तरीके से यहां से गर्दन तोड़ दी। अब जरा सोचिए, गर्दन तोड़ दी है, तोड़ दी गर्दन? हाँ सर, तोड़ दी। ओके जी, जैसे ही गर्दन तोड़ दी तब आप मुझे बताएं, वो भाप तो यहां से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा हो जाएगा, ये घोल भी ठंडा हो जाएगा, ये घोल भी ठंडा हो जाएगा, वाष्प जो थी वो सारी निकलने के बाद में पानी की बूंदें यहां पर बैठ जाएंगी। लेकिन यहां पर बैठेंगी क्या? सोच, दिमाग लगा भाई। तूने इसको गर्म किया, इस फ्लास्क को गर्म किया, भाप निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकलने दी। ओके, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई हमने बर्नर हटा दिया, अब भाप नहीं निकलेगी। ओके सर, जितनी निकलनी थी निकल गई है। लेकिन इस वाले फ्लास्क में जब भाप निकल रही थी, जब ये ठंडा हो रहा था, ये ठंडा हो रहा था, तो वो जो भाप जो थी, वो वाष्प जो थी, यहां पर पानी की बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि ये कर्व कुछ इस तरीके का है। हो गया, ठीक है। अब क्या रास्ता रुक गया कि नहीं रुक गया? पानी जो है अंदर जाने देगा किसी चीज को? यहां पर पानी की बूंदें एकत्रित हो गई है, यहां पर आपने रोक दिया ना किसी चीज को, ये रास्ते को रोक दिया, पानी की बूंदें अब यहां पर जो थी वो एकत्रित हो गई। लेकिन जब आपने ऐसे ही फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी, क्या तोड़ दी? गर्दन तोड़ दी, तो अब पानी की बूंदें तो है नहीं, वाष्प निकल चुकी है। अब क्या सीधा रास्ता मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा जीवाणुओं को? जरा सोचिए, ये जीवाणु अंदर जाना चाहते हैं, यहां पर तो नहीं जा पा रहे क्योंकि यहां पर पानी की बूंद है, जाने नहीं दे रही। लेकिन ये डायरेक्टली यहां से यहां जा सकते हैं, जी हां, और यहां पर चले जाएंगे तो अपनी वृद्धि करेंगे। हाँ, तो अब जरा सोचिए, क्या यहां पर सजीव पहुंच गए? हाँ सर, जीवाणु पहुंच गए, यस पहुंच गए। और ये जीवाणु जो यहां पर पहुंचे हैं, ये भोजन का उपयोग करेंगे। हाँ सर, और करने के बाद ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। जी हाँ जी। और जब ये अपनी संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो जरा सोचिए, सजीव है ना? हाँ सर। और ये सजीव से सजीव कब बढ़ते जाएंगे? कब बढ़ते जाएंगे? जब वो अंदर आते जाएंगे। तो जरा सोचिए, यहां पर ये सिद्धांत क्या बोल रहा था कि भैया जीवन की उत्पत्ति जो है, मतलब जीवन जो है वो किससे उत्पन्न हो रहा है? सजीव से उत्पन्न हो रहा है। अब जरा सोचिए, यहां पर जब तक कोई सजीव नहीं था तो जीवन नहीं था, जैसे ही सजीव आया तो कई सारे सजीव बढ़ते जा रहे हैं। यानी सजीव किससे उत्पन्न हो रहा है? किसी सजीव से उत्पन्न हो रहा है। खत्म। यहां पर सजीव नहीं आया, सुन, यहां पर कोई सजीव नहीं आया तो जीवन नहीं है। यहां पर सजीव आया कुछ आए, अब उससे और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिद्धांत सीधा सीधा सिद्ध नहीं कर रहा कि भैया क्या जीवन जो है
वो किससे उत्पन्न हो रहा है? सजीव से ही तो उत्पन्न हो रहा है। जब तक यहाँ पर कोई जीवन नहीं था, जब तक यहाँ पर कोई सजीव नहीं था, कोई जीवाणु नहीं आया, यहाँ पर कोई जीवाणु नहीं आया, तो जीवन उत्पन्न नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही जीवाणु आया तो जीवन उत्पन्न होने लग गया, नए नए जीवाणु आने लग गए। यानी जीवन किससे उत्पन्न हो रहा है? सजीव से उत्पन्न हो रहा है। खत्म, खल्लास। ये लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट था, जो क्या कहलाता है? हंस ग्रीवा फ्लास्क प्रयोग। खत्म, डन, क्लियर। चल, तो बेटा कुल मिलाकर हमारे 4 सिद्धांत हो चुके हैं, जिसमें चौथा सिद्धांत जो था, जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया कई वैज्ञानिकों ने, लेकिन क्या ये सिद्धांत भी बता पाया? क्या ये सिद्धांत भी बता पा रहा है कि प्रथम जीवन जो है वो कैसे उत्पन्न हुआ? बता पा रहा है? ये तो ये बता रहा है कि भैया एक जीवन जो है वो सजीव से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो पहला सजीव कहां से आया ये तो नहीं बता रहा ना। तो अब फाइनल लास्ट सिद्धांत है, आखिरी 5वां सिद्धांत है बेटा। चले, तो बेटा कुल मिलाकर हमारे 4 सिद्धांत हो चुके हैं, जिसमें चौथा सिद्धांत जो था, जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया कई वैज्ञानिकों ने, लेकिन क्या ये सिद्धांत भी बता पाया? क्या ये सिद्धांत भी बता पा रहा है कि प्रथम जीवन जो है वो कैसे उत्पन्न हुआ? बता पा रहा है? ये तो ये बता रहा है कि भैया एक जीवन जो है वो सजीव से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो पहला सजीव कहां से आया ये तो नहीं बता रहा ना। तो अब फाइनल लास्ट सिद्धांत है, आखिरी 5वां सिद्धांत है बेटा, और वो जो 5वां सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं आधुनिक सिद्धांत, या रासायनिक विकास का सिद्धांत, या प्राकृतिक सिद्धांत, या ओपेरिन हेल्डेन सिद्धांत। क्या 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 नाम है, ध्यान से सुनना। आधुनिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, कई सारे नाम है इस सिद्धांत के, और रासायनिक विकास का सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत, या ओपेरिन हेल्डेन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के 4 नाम है, और चारों नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, चारों के चारों नाम बेटा आपने भूलने नहीं है इस सिद्धांत के। ठीक है जनाब, अब बात आ रही है सर ये सिद्धांत किसने दिया? तो पहली बात तो आपको ये कंफर्म हो गई कि ये आधुनिक सिद्धांत बोल दीजिए, मॉडर्न थ्योरी बोला जाता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या नेचुरल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या केमिकल इवोल्यूशन का थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, या ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये इंग्लिश में बोल दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गया, सबसे पहला बिंदु कि भैया ये सिद्धांत किसने दिया? सर ये सिद्धांत, अगले पेज पर लिख दूं, ये सिद्धांत पहला बिंदु ए। ठीक है, ये सिद्धांत नाम से पता रख रहा है, ओपेरिन तथा हेल्डेन। ठीक है, ओपेरिन और हेल्डेन ये वैज्ञानिक है। ठीक है, ये जिसमें से ओपेरिन रशिया के थे और ये जो है इंग्लैंड के थे। लिख दूं, ये रूस के थे और ये इंग्लैंड के थे। लो जी, कुछ नहीं छोड़ रहा मैं तुम्हारे लिए, तुम बस अपने दिमाग में चीजें फिट करते जाओ। ठीक है, बस और कुछ नहीं। ये सिद्धांत जो है ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया था। अब इन्होंने ये सिद्धांत जो है एक पुस्तक में दिया था, इन्होंने एक पुस्तक छापी थी। क्या? इन्होंने एक पुस्तक में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या? एक बुक थी जिसके अंदर उन्होंने इस सिद्धांत को बताया।
सबसे पहले उस बुक का नाम लिख लीजिएगा, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ये पुस्तक उन्होंने छापी थी, प्रतिपादित करी थी, पब्लिश करी थी। क्या? ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये पुस्तक किसने? ओपेरन और हेल्डेन ने, ठीक है। और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने इस सिद्धांत को समझाया था। अब क्या क्या चीजें बताई थी उन्होंने इस सिद्धांत में, तो आइए उस सिद्धांत के मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। आइए मुख्य बिंदु, सी ऑप्शन होगा, सी तीसरा बिंदु, ए बी सी, यहां पर लिख देता हूं मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु किस चीज के? इस सिद्धांत के, इस थ्योरी के। ये जो थ्योरी जो है ना, ये थ्योरी आधुनिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत, या ओपेरन हेल्डेन का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या थे? आइएगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहला बिंदु, अब इसको हम कैसे देंगे? 1। सबसे पहला बिंदु इन्होंने ये बोला इस सिद्धांत में कि जीवन की उत्पत्ति, ध्यान से सुनना, जीवन की उत्पत्ति निर्जीव कार्बनिक, पहले यूं बोलूंगा, इन्होंने ये बताया जीवन की उत्पत्ति, मतलब यूं लिख देता हूं, जीवन की उत्पत्ति कैसी है? ए बायोजेनेसिस। मतलब ए बायोजेनेसिस का मतलब, सर ये वर्ड तो पहले भी आया है। देखो बायोजेनेसिस कहीं वर्ड आया था, हाँ। बायोजेनेसिस का मतलब क्या था? सजीव का निर्माण किससे होता है? सजीव से, उसको हम बोलते हैं बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस क्या था? यहां पर आया था ना एक बार, जब निर्जीव चीजों से जीवन की निर्माण। तो सर ये तो यहां पर इस सिद्धांत में भी था, लेकिन इस सिद्धांत में गलत तरीके से था कि गले सड़े हुए कीचड़ भूसे कपड़े से ये जीव बन गए। नहीं, ऐसे नहीं था। परमाणु मिलकर अणु बनाए, अणु मिलकर यौगिक बनाए, यौगिक जो है अकार्बनिक जो है उनसे कार्बनिक बने, कार्बनिक सरल बने, फिर जटिल बने, फिर जीव द्रव्य बना, फिर कोशिका बनी। क्या क्या क्या? ये थ्योरी जो है बेटा, ये थ्योरी जो थी, ये ए बायोजेनेसिस को बता रही है। जीवन की उत्पत्ति कैसी है? ए बायोजेनेसिस है। ए बायोजेनेसिस का मतलब कि निर्जीव पदार्थों से सजीव का निर्माण हुआ है। यहां पर लिख देता हूं, निर्जीव पदार्थों से सजीव का निर्माण। याद रखना, क्या? जो निर्जीव पदार्थ है ना, जैसे मैंने तुमसे बोला कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, परमाणु, क्या ये सजीव है? क्या? नहीं। अणु, जल का अणु, भाई पानी, सजीव है क्या? नहीं। अमोनिया सजीव है क्या? नहीं। लेकिन ये सारी चीजें मिलकर अगर एक कोशिका का गठन कर दें, भाई ये कोशिका में क्या होता है जरा सोच। जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य में क्या होता है? शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, आरएनए है, ये सारी चीजें होती है। ये क्या है? अणु नहीं है। डीएनए का अणु नहीं बोलते हैं। प्रोटीन ये क्या है? आणविक रूप में नहीं मिलते, हाँ। और अणु किससे बने होते हैं? परमाणुओं से। अगर इंडिविजुअल परमाणु वातावरण में है, क्या मैं उसको सजीव बोलूंगा? ये लो, ये जल का अणु है, क्या ये सजीव है? नहीं। लेकिन यही जल का अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारे मिलकर एक जीव द्रव्य का निर्माण नहीं करते हैं ना। तो निर्जीव पदार्थों से सजीव का निर्माण हुआ, ये पहला मुख्य बिंदु था किनका? इनके सिद्धांत का, जो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? क्योंकि इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया गया, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ भी दिया। वो प्रूफ हम बाद में देखेंगे इस सिद्धांत का, ठीक है। मिलर और यूरे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रूफ भी दिया एक्सपेरिमेंटल, वो हम बाद में देखेंगे। अभी पहले इसके मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। क्या? सबसे पहला, जीवन की उत्पत्ति कैसी है?
एबायोजेनेसिस है, यानी जीवन की उत्पत्ति, सजीव का निर्माण निर्जीव पदार्थों से हुआ है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। सबसे पहले जीवन जो है वो कहां पर उत्पन्न हुआ है? जल में। क्यों सर? जमीन पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जमीन पर वातावरण कैसा था? अपचायक था, रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं थी। अगर जमीन पर होता तो कभी भी निर्माण नहीं हो पाता, सारी चीजें टूट टाट जाती, क्योंकि वातावरण कैसा था? रिड्यूसिंग था, रिड्यूस करने वाला था, तोड़ने वाला था। हमें तो बनाना है ना, है ना? तो जल में किसकी उत्पत्ति हुई है? जीवन की। समझ में आ गया क्यों जल में हुई है? क्योंकि जल के बाहर वातावरण कैसा था? अपचायक था, रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं थी। अगर कोई चीज बनती भी तो वो इमीडिएटली टूट जाती, इसीलिए किसमें हुई है? जल में। ये भी उन्होंने बताया, साथ साथ बता दिया कि भैया वातावरण सर जल कैसे आ गया? अभी बात करेंगे, सारी चीजों की बात करेंगे, ठीक है सर। फिर ये ऑक्सीजन जो अभी मिल रही है ये कहां से आई थी? ये भी उन्होंने बताया। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न। निर्जीव पदार्थों से किसका निर्माण हुआ था? सजीव का हुआ था। अणु मिलकर परमाणु मिलकर अणु बनाए, अणु मिलकर यौगिक बनाए, फिर वो यौगिक जो थे वो जुड़कर क्या बनाया? जीव द्रव्य, फिर बनी कोशिका। तो निर्जीव पदार्थों से मिलकर निर्जीव पदार्थों ने किसका निर्माण किया? सबसे पहले सजीव का निर्माण किया है, यानी एबायोजेनेसिस हुआ है। अब जरा सोचिए, बायो का मतलब सजीव, ए बायो मतलब निर्जीव, यानी निर्जीव जो है वो निर्माण कर रहे हैं। ए बायो का मतलब निर्जीव क्या कर रहे हैं? जेनेसिस, निर्माण कर रहे हैं किसका? जीवन का। समझ में आ गया? ये पहला बिंदु। दूसरा चाहे इसको मान लो, क्या वातावरण जो था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी तो कंडीशंस कैसी थी? अपचायक थी। अपचायक का मतलब रिड्यूसिंग का मतलब अगर कोई भी चीज जमीन पर या वातावरण में अगर बनती तो वो टूट जाती, और हमें तो बनाना है, किसी चीज का निर्माण करना है, तो इसीलिए निर्माण कहां पर हुआ होगा? जल में हुआ होगा। अब प्रश्न आ रहा है आपके दिमाग में, जल कैसे बना? वो भी अभी हम बात करेंगे। तो उन्होंने बोला जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। बाद में ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न हुई थी, ये भी उन्होंने बताया। तो ये चार मुख्य बिंदु थे किसके? जीवन की उत्पत्ति के। डन, क्लियर। अब जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ध्यान से सुनना। ये तो सिद्धांत उन्होंने बता दिया। अब इसी सिद्धांत को आपने एक नाम दिया है रासायनिक विकास। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, रासायनिक विकास। ठीक है। अब ये जो पहला भाग है ना, पहला भाग जो है इस चैप्टर का, मैंने आपको क्या बोला? विकास चैप्टर के 4 भाग है, जिसमें से जो पहला भाग है जीवन की उत्पत्ति, जिसके लिए कई सारे सिद्धांत आए, जिसमें से आखिरी सिद्धांत था रासायनिक विकास। ये रासायनिक विकास का सिद्धांत मोस्ट एक्सेप्टेबल सिद्धांत है। आज तक हम इस सिद्धांत को मानते हैं। अब इस सिद्धांत में ये तो मुख्य बिंदु थे, बाद में और वैज्ञानिक भी आए जिन्होंने इस सिद्धांत को और डिटेल में समझाया और किसको बताया? रासायनिक विकास को। अब जरा इधर देखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इवोल्यूशन। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? केमिकल इवोल्यूशन की बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, जरा मेरे पीछे देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा। ऊपर कुछ केमिकल इवोल्यूशन लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या मतलब है? आइए ध्यान से सुनिएगा।
चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं लेकर भी आया हूं ये चित्र जो हमें बुक में नहीं मिलता है, लेकिन मैं जानबूझकर लेकर आया हूं। सर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जब स्लाइड्स आएंगी तो इनको जूम करके देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, टेंशन मत लो, सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। देखिए हेडिंग है, पहला भाग है जीवन की उत्पत्ति। कनेक्ट कर मेरे साथ, रिवाइज कर, फिर अगली चीज को पढ़ा। विकास चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर, 4 भाग। पहला जीवन की उत्पत्ति, हमने सबसे पहली चीज पढ़ी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड बन गया, जिसपे पृथ्वी बन गई। अब पृथ्वी जो है उस पर जीवन को उत्पन्न होना है। अब जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, उसके लिए कई सारे सिद्धांत आए, जिसमें हमने कई सारे सिद्धांत पढ़े। हमने कई सारे सृष्टि का नियम पढ़ा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, कॉस्मिक पेंसपर्मिया का पढ़ा, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा, और फिर फाइनली लास्ट सिद्धांत जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, जिसको हम आज तक मानते हैं, वो है ओपेरिन हेल्डेन का सिद्धांत, जो एक विकास को बताता है। कौन से विकास को? रासायनिक विकास को। क्या मतलब है, ध्यान से देखना। देखिए जीवन की उत्पत्ति जो है वो 3 प्रकार के विकास से बनी हुई है। 3 चरणों में विकास हुआ है इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर 3 चरणों में क्या हुआ है, विकास हुआ है। कौन कौन से 3 चरणों में विकास हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला विकास इस पृथ्वी पर जो हुआ था वो हुआ था रासायनिक विकास, केमिकल इवोल्यूशन। सबसे पहला जो विकास हुआ था वो कौन सा हुआ था बेटा, रासायनिक विकास हुआ था। दूसरा, रासायनिक विकास के बाद में आया क्या, जैविक विकास। जैविक विकास, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। मेरे को पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक, लेकिन धैर्य बनाए रखिए, सब समझ में आएगा। जैविक विकास। फिर इसके बाद में आया कार्बनिक विकास। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस पृथ्वी पर हुआ था रासायनिक विकास, देन उसके बाद हुआ था जैविक विकास, फिर उसके बाद हुआ कार्बनिक विकास। क्या है सर, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल तरीके से तुमको समझाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से। ये हटा दूं, 1 2 3 4 समझ में आ गया। फर्स्ट सेकंड नंबर यहां दे देता हूं। फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, और थर्ड हमारा ये हुआ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इस पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ रासायनिक विकास, वही हम पढ़ेंगे अब यहां पर। क्या, केमिकल इवोल्यूशन यानी रासायनिक विकास पढ़ने वाले हैं। क्या बोल रहा है, देख जरा ध्यान से देखना। मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, देखना। सबसे पहले परमाणु मिल रहे थे इस पृथ्वी पर, एटम्स। जस्ट एक सिंगल लाइन में समझाऊंगा। इस पृथ्वी पर परमाणु मिल रहे थे, परमाणु, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन है इनके। ठीक है, क्या मिल रहे थे, एटम्स मिल रहे थे, परमाणु। इन परमाणुओं ने मिलकर किसका निर्माण किया, अणुओं का। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई,
या हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई, ठीक है, अणु बनेंगे। हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जुड़ गई, नाइट्रोजन का अणु बन गया, अणु बन गए। अब अणु जो है ये आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड, यौगिक। समझ रहा है ना, इतनी तो केमिस्ट्री समझ में आती है। अणु मिलकर क्या बनाते हैं, सॉरी, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। अणु मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं कंपाउंड। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अब ये जो यौगिक जो बनेंगे, ये जो यौगिक जो बनेंगे, पहले कौन से बनेंगे, अकार्बनिक। पहले कौन से बनेंगे, अकार्बनिक बने, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखलाएं नहीं होंगी। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने बोला अमोनिया, अमोनिया है ना, मैंने बोला मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, समझ रहा है, सॉरी मीथेन नहीं, मीथेन तो अलग चीज है, मीथेन हाइड्रोजन साइनाइड इसको साइड में करते हैं। अमोनिया, 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 सॉरी, अमोनिया, अमोनिया, NH3, NH4+, क्या ये एक अकार्बनिक यौगिक बना, हाँ सर बना। जल, जल, जल क्या एक यौगिक नहीं है, हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन मिलकर, अणु मिलकर क्या बना रहे हैं, जल का एक यौगिक बना रहे हैं। जल क्या है, एक अकार्बनिक कंपाउंड है कि नहीं है, हाँ सर, बने अकार्बनिक। फिर अकार्बनिक के बाद क्या बने, कार्बनिक बने, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। पर ये जो, फिर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने थे, ये सरल बने, फिर उसके बाद कैसे बने, सरल बने। जैसे अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, जैसे ग्लूकोज यानी मोनोसेक्राइड, जैसे आपके प्यूरीन, जैसे नाइट्रोजन क्षार प्यूरीन, पिरिमिडीन, ग्लिसरॉल, फैटी अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, ग्लिसरॉल है, ये सारे अल्कोहल, ये सारे क्या है, ये सरल कार्बनिक यौगिक है, सरल कार्बनिक यौगिक बने। अब सरल कार्बनिक यौगिक में अमीनो अम्ल बना। अब जरा सोच, कई सारे अमीनो अम्ल जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ बनेगा। यस सर, ये है आपका केमिकल इवोल्यूशन। बस अब फाइनली सोचो, जटिल कार्बनिक पदार्थ बन गए। हाँ, अब ये जटिल कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या है, सर पॉलीसेकेराइड है, सर न्यूक्लिक अम्ल है, RNA है, सर प्रोटीन है, शर्कराएं हैं, लिपिड हैं, विटामिन हैं, ये सारे जटिल कार्बनिक पदार्थ बन गए। अब ये सारे जटिल कार्बनिक पदार्थ को जोड़कर मुझे क्या बनानी है, प्रथम कोशिका। तो प्रथम कोशिका बनी। भाई ये सारे जटिल कार्बनिक पदार्थों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी, कोशिका नहीं बन जाएगी। भाई ये कोशिका में क्या क्या होता है, झिल्ली नहीं होती, झिल्ली में क्या होता है, लिपिड प्रोटीन नहीं होते। जीव द्रव्य जो होता है उसके अंदर शर्कराएं, एंजाइम, प्रोटीन, DNA, RNA, ये सारे होते हैं कि नहीं होते, हाँ सर होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, ये सब कुछ नहीं होता। हाँ, तो इन सारी चीजों को जोड़कर एक कोशिका नहीं बन सकती है, बन सकती है। तो जो प्रथम कोशिका बनी, लेकिन वो प्रथम कोशिका प्रोकैरियोट थी, उसमें केंद्र का आवरण थोड़ा ना था, प्रोकैरियोटिक थी, एकल कोशिका थी, बन गई। अब यहां पर जरा सोच, क्या कोई कोशिका बनी, नहीं। कैसा विकास है, रासायनिक। लेकिन यहां पर कोशिका बनी तो कैसा विकास होएगा, जैविक विकास होएगा, एक सजीव बनेगा। अब अभी तक कोई सजीव बना नहीं, अभी आपने लास्ट में जटिल कार्बनिक पदार्थ बना दिए। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ फिर मिलकर कोशिका बनाएंगे, और कोशिका जब बन जाएगी तो कौन सा विकास हो जाएगा, जैविक विकास हो जाएगा। अब ये जो कोशिका बनी थी वो प्रोकैरियोटिक थी, और ये प्रोकैरियोटिक जो थी, ये जिस वातावरण में थी वो अवायवीय था। अवायवीय कैसा था, ऑक्सीजन तो थी नहीं, है ना। तो यहां पर ये जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका बनी थी सबसे पहले, ये कैसा अवायवीय श्वसन कर रही होगी और परपोषी होगी। भोजन बनाने के लिए प्रकाश तो क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं रहा, तो बदलाव आए होंगे।
ये प्रोकैरियोटिक जो प्रथम बनी थी ये परपोषी थी। फिर इसके बाद जो कोशिकाएं बनी हैं, जो प्रोकैरियोट आए, प्रोकैरियोट जो आए बाद में, वो कैसे आए? स्वपोषी आए। भाई पहले जो प्रोकैरियोट आए वो कैसे थे? परपोषी थे। जैसे जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु प्रोकैरियोट होते हैं, हाँ। परपोषी होते हैं, हाँ। फिर उसके बाद कौन से जीवाणु आए जो स्वपोषी? अरे नील हरित शैवाल यार। और उसने क्या कर दिया? प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन भी मुक्त कर दी है, ऑक्सीजन भी आ गई पृथ्वी पर। फिर इसके बाद प्रोकैरियोट के बाद कौन आए? यूकैरियोट आ गए। लेकिन यूकैरियोट जो आए वो एकल कोशिका वाले थे, एकल कोशिका। अब जैसे आपने प्रोटिस्टा जगत पढ़ा है, प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोट आते हैं एकल कोशिकीय, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये यूकैरियोट आ गए हैं, लेकिन एकल कोशिका। अब इसके बाद में यहां तक ये जैविक विकास हो गया। अब इसके बाद में जो यूकैरियोट जो एकल कोशिकीय थे, एकल कोशिकीय जो यूकैरियोट थे, उन एकल कोशिकीय यूकैरियोट से हम बहुकोशिकीय यूकैरियोट बनाएंगे। बहुकोशिकीय यूकैरियोट बनाएंगे। जैसे कवक बनाएंगे। प्रोटिस्टा जगत बन चुका है, देख मोनेरा जगत बन गया, मोनेरा जगत, जिसमें मोनेरा जगत के जीव प्रोकैरियोट जो परपोषी थे। फिर मोनेरा जगत में स्वपोषी है, जैसे नीलहरित शैवाल। फिर उसके बाद यूकैरियोट प्रोटिस्टा जगत आया। अब प्रोटिस्टा जगत जो है, जो एकल कोशिकीय, अब इससे हम क्या बनाएंगे? यूकैरियोट बहुकोशिकीय, यानी कवक जगत बनेगा, पादप जगत बनेगा, जंतु जगत बनेगा। वो सारा का सारा वो विकास जिसमें यूकैरियोटिक एकल कोशिकीय से हम यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय बनाएंगे, वो है कार्बनिक विकास। तो आई होप आपको ये पहला भाग जो है ना, इस चैप्टर का, विकास चैप्टर का जो पहला भाग है, कौन सा? जीवन की उत्पत्ति। इस जीवन की उत्पत्ति में हमें ये पढ़ना है, ये 3 प्रकार के विकास पढ़ने हैं, जिसमें से ये वाला जो विकास है, इसको अब हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट भाग में। क्यों? क्योंकि जरा सो 4 भाग में से दिमाग लगा, स्टार्टिंग में ले चलता हूं। 4 भाग जो थे, इन 4 भाग को जरा देख। पहला भाग है जीवन की उत्पत्ति, जिसमें हम 3 प्रकार के विकास देखेंगे। पहला रासायनिक विकास, दूसरा जैविक विकास, तीसरा कौन सा है? कार्बनिक विकास। कार्बनिक विकास में क्या कर रहे हैं? एकल कोशिकीय यूकैरियोट से बहुकोशिकीय बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। तो उसके हमारे पास कुछ सिद्धांत होने चाहिए। तो कार्बनिक विकास के सिद्धांत आएंगे, जिसमें लेमार्क आएंगे, डार्विन आएंगे। लेमार्किज्म, डार्विनिज्म वो आएगा। लेमार्क ने बताया कैसे कैसे कार्बनिक विकास हुआ, डार्विन ने बताया कैसे कैसे एकल कोशिकीय यूकैरियोट से बहुकोशिकीय यूकैरियोट बने, यानी सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर उसके प्रमाण भी तो पढ़ेंगे। प्रमाण के लिए हमारे पास कुछ जीवाश्मों की बात करेंगे, है तो वो प्रमाण भी पढ़ेंगे, जहां पर हम समजात अंग, समवर्ती अंगों की बात करेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में हम हमारे विकास की बात करेंगे। इस तरीके से ये चैप्टर है। तो पहला भाग है जीवन की उत्पत्ति। अब जीवन की उत्पत्ति में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई कि नहीं बताई? बताई ना, कोई भी बिंदु नहीं छोड़ रहा, बस क्रम में याद रखना। जीवन की उत्पत्ति, सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, ब्रह्मांड के बाद उसके बाद बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड के बाद पृथ्वी, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहला विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, दूसरा आपका कॉस्मिक पेंसपर्मिया, स्वतः जनन सिद्धांत, जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। सबसे मान्य जो था, जिसको हम आज तक मानते आए हैं, वो है आधुनिक सिद्धांत, जो ओपेरन हेल्डेन ने दिया। उन्होंने क्या बताया साहब? उन्होंने बोला रासायनिक विकास हुआ है। जो जीवन जो बना है ना, सजीव जो बना है, वो निर्जीवों से बना है। यानी कौन सा विकास हुआ है? सर रासायनिक विकास हुआ है। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सर हमें रासायनिक विकास पढ़ना पड़ेगा, केमिकल इवोल्यूशन। ये पढ़ने से पहले मैंने आपको आउटलुक दे दिया क्या, कि कुल मिलाकर 3 चरणों में विकास हुआ है। पहले रासायनिक हुआ है, फिर जैविक हुआ है, फिर कार्बनिक हुआ है। रासायनिक में क्या क्या हुआ, एक रफ आइडिया दे दिया। अब इसी को ही हम पढ़ने वाले। किसको? रासायनिक विकास। किसकी बात करने वाले हैं? रासायनिक विकास की बात करने वाले हैं। चले आगे, स्टार्ट करें बेटा। हमारा कौन सा?
रासायनिक विकास। चलिए, तो देखिए जब हम रासायनिक विकास की बात करते हैं तो रासायनिक विकास के क्या है बेटा, कुछ चरण हैं, कुछ स्टेप्स हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया, पहले परमाणु, फिर अणु, फिर यौगिक, फिर अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, सरल कार्बनिक, फिर जटिल कार्बनिक। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 स्टेज हैं, 5 चरण हैं। किसके? रासायनिक विकास के 5 चरण हैं, 5 स्टेप्स। ठीक है, किसके? रासायनिक विकास के 5 चरण हैं। सबसे पहला चरण जो है, फर्स्ट चरण, उसको हम बोलते हैं परमाणु अवस्था। परमाणु अवस्था, एटॉमिक स्टेज। देखिए इस अवस्था में बताया गया है, बुक्स में भी इस अवस्था में बताया गया है। क्या बताया गया सर जी? देखिए इस अवस्था में बताया गया है कि जो प्राचीन जो पृथ्वी थी, उस प्राचीन पृथ्वी पर परमाणु मिल रहे थे, एटम्स मिल रहे थे, परमाणु मिल रहे थे। कौन से परमाणु मिल रहे थे जनाब? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, ये सारे के सारे, हीलियम आदि। ये सारे के सारे क्या मिल रहे थे? परमाणु मिल रहे थे पृथ्वी के ऊपर, जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, ये सारे के सारे परमाणु अवस्था में मिल रहे थे। एटम्स मिल रहे थे किसके? इन सब के। अब ये जो एटम्स जो मिल रहे थे, ये जो एटम्स यहां पर मिल रहे थे बेटा, ये जो एटम्स यहां पर मिल रहे थे, इनसे प्रश्न क्या बनता है? ध्यान से सुनना। इनमें से, इन एटम्स में से, ये जितने भी यहां पर परमाणु मिल रहे थे, इनमें से सबसे ज्यादा परमाणु जो एटम मिल रहा था, सर्वाधिक परमाणु जो यहां पर मिल रहा था, सर्वाधिक परमाणु जो यहां पर मिल रहा था, वो कौन था? याद रखना, कौन? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा एटम जो मिल रहे थे पृथ्वी पर, इन सब में से वो सबसे ज्यादा किसके मिल रहे थे? हाइड्रोजन के मिल रहे थे। ये थी पहली अवस्था, खत्म। बस इतना सा छोटा छोटा पढ़ना कि भैया प्राचीन पृथ्वी पर जब निर्माण हो गया, उस पर पृथ्वी पर जो मिल रहा था, क्या मिल रहा था उस पृथ्वी पर? हम तो मिल नहीं रहे थे। कौन मिल रहे थे सर? परमाणु मिल रहे थे। कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, नाइट्रोजन भी था, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, बहुत सारी चीजें थी। इन सब में से सबसे ज्यादा परमाणु जो मिल रहा था, वो किसका मिल रहा था? हाइड्रोजन का मिल रहा था। डन, क्लियर। चलिए अब इसके बाद दूसरी अवस्था आएगी। दूसरी अवस्था, पहली परमाणु अवस्था, दूसरी जो है वो है आणविक, और जिसको हम आणविक और अकार्बनिक यौगिक अवस्था भी बोलते हैं। क्या? चलो आणविक लिख देते हैं पहले। आणविक अवस्था, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेज। हाँ जी, अगली जो अवस्था है, हाँ जी, बैंगनी नीला, ठीक है, इसको बैंगनी ही कर देते हैं। ठीक है जी, बैंगनी बैंगनी, ओके। पहली परमाणु, दूसरी आणविक, अणु अवस्था, मॉलिक्यूलर स्टेज। अब देखिए इस अवस्था में क्या हुआ, ध्यान से सुनना दोस्त, समझिएगा मेरी बात को, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज्यादा परमाणु किसका मिल रहा था? हाइड्रोजन का मिल रहा था। हाँ सर। तो ये जो हाइड्रोजन का जो परमाणु जो था ना, सबसे ज्यादा था ना ये? हाँ सर। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का था। हाँ सर। ये हाइड्रोजन का जो सबसे ज्यादा था, इसने क्या किया? बहुत सारा है, तो उसमें से बहुत सारा है हाइड्रोजन के परमाणु, तो उनमें से कुछ इतने, मान लो 100 है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, ये अगर 100 है तो ये मान लो 10 हैं, ये मान लो 5 हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इन 100 में से 10 जो है निकले और जितने भी ऑक्सीजन के परमाणु थे उन सबके साथ रिएक्ट कर लिए। समझा क्या बोला? हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा, एक एग्जांपल के तौर पर बोला, मान लो 100 है, यहां पर ऑक्सीजन के 10 हैं, कार्बन के मान लो 8 हैं, तो ये जो 100 थे, 100 में से 10 जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए, जुड़ गए। तो जरा सोचिए, ऑक्सीजन के परमाणु खत्म हो गए कि नहीं हो गए? यस, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु सारे, सभी ऑक्सीजन के परमाणुओं के साथ क्रिया करके जल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? जल का निर्माण किया। डन? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं थी? या इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। पहले इधर देखो, हाइड्रोजन के परमाणु थे। हाँ सर, हाइड्रोजन के थे। नाइट्रोजन के थे। हाँ, नाइट्रोजन के थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन का अणु बना दिया। चलो इसको यूं समझते हैं, कौन सी अवस्था है? आणविक अवस्था है ना? बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, बिल्कुल लल्लू तरीके से। हाइड्रोजन का परमाणु रिएक्ट करके हाइड्रोजन का अणु बना दिया। नाइट्रोजन का परमाणु मिलकर नाइट्रोजन का अणु बना दिया। ओके सर, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बन गए हैं सर? अणु बन गए। ऐसे कई सारे अणु बनते जा रहे थे। अब जरा इस अणु को देख, ये अणु है किसका? हाइड्रोजन का। हाँ सर, हाइड्रोजन का अणु है कि नहीं? हाँ जनाब, है, बिल्कुल है। अब ये जो हाइड्रोजन का अणु जो है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन का अणु जो है वो रिएक्ट कर रहा है, क्रिया कर रहा है किसके साथ? जितनी भी ऑक्सीजन है, यानी सभी ऑक्सीजन, सारी ऑक्सीजन के साथ, सारी ऑक्सीजन के परमाणु के साथ, सारी ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में क्या कर ली सर? अभिक्रिया कर ली। अब जरा सोचिए, ऑक्सीजन के परमाणु इस पृथ्वी पर बचे नहीं, बिल्कुल नहीं बचे, खत्म हो गए। ऑक्सीजन के क्या हो गए? परमाणु खत्म हो गए, और इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बन गया सर? जल का यौगिक बना। क्या बना? जल का यौगिक बना। यौगिक क्या ये कंपाउंड है कि नहीं है, जो अणुओं से मिलकर बना हुआ? सोच, इतना तो कॉमन सेंस आना चाहिए, जिसमें ये अणु है, ये परमाणु है, ये दोनों मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? यस। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या ये यौगिक कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? क्या ये एक कार्बनिक है? क्या कार्बन हाइड्रोजन है इस कंपाउंड में? नहीं ना, ये एक अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक है। कौन? जल। सिमिलरली, खत्म नहीं हुआ अभी, ये जो हाइड्रोजन जो थे ये नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया कर रहे थे। अभी यहां पर वो वैलेंसी वो आप अपने आप करेंगे यहां पर, है ना? ये हाइड्रोजन का परमाणु, ये हाइड्रोजन का अणु है, एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक नाइट्रोजन और है, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाए? अमोनिया। क्या बना दिया? अमोनिया। डन। तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा, सबसे पहले प्रथम अकार्बनिक यौगिक कौन से बने थे? तो भूल मत जाना, प्रथम अकार्बनिक
यौगिक जो बने थे, कंपाउंड जो बने थे, वो ये दोनों थे। कसम से ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ी तो। स्टार भी लगा दिया यहां पर, या डबल स्टार लगा दिया। फिर से बोलूं, फिर से सुनेगा, वापस से ध्यान से सुन। देख, हमने बोला रासायनिक विकास हो रहा है। सबसे पहले इस पृथ्वी पर क्या मिल रहे थे? परमाणु मिल रहे थे। आपने बोला ओके सर। आपने पूछा कौन से परमाणु मिल रहे थे? मैंने बोला ये सारे मिल रहे थे। सर आपको कैसे पता लगा? बुक्स में लिखा हुआ। बुक्स को कैसे पता लगा? वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया होगा भाई। अब इन परमाणुओं में से सबसे ज्यादा जो मिल रहा था वो कौन मिल रहा था? हाइड्रोजन मिल रहा था। ओके जी, डन। अब हाइड्रोजन परमाणु मिलकर क्या बना दिया? हाइड्रोजन का अणु बना दिया। नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोजन का अणु बना दिया। ऐसे अणु बनते जा रहे थे। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ में आ गया? चलो जी। अब ये जो हाइड्रोजन के परमाणु भी और अणु जो सबसे ज्यादा मिल रहे थे, हाइड्रोजन के परमाणु अणु जो मिल रहे थे, ये जितनी भी ऑक्सीजन के परमाणु थे, उन सब के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? जल का यौगिक बना दिया। जल बोलते हैं अणु है, लेकिन ये वास्तव में क्या होता है? ये एक अकार्बनिक यौगिक है। सिमिलरली हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना दिया। तो प्रश्न कहां से बनेगा? याद रखना, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा परमाणु कौन सा मिल रहा था प्रारंभिक अवस्था में? याद रखना, भूलना जाइएगा। सबसे ज्यादा सर्वाधिक परमाणु जो मिल रहा था वो कौन मिल रहा था? हाइड्रोजन। यहां से प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न बनता है कि सबसे पहला बनने वाला अकार्बनिक, कार्बनिक नहीं, अकार्बनिक लिखा हुआ है यहां पर। कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? कार्बन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। तो सबसे पहला अकार्बनिक यौगिक कौन सा बना है? जल और अमोनिया। भूल मत जाइएगा, कसम से जनाब, बिल्कुल मत भूल जाइएगा, याद रहेगा। चलें आगे। ये थी हमारी दूसरी अवस्था। अब इसके बाद आते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था जो है, ध्यान से सुनना, तीसरी अवस्था जो है उसमें आप क्या बनाओगे? जरा सोचिए। आपने अणु बना दिया, अणु के साथ साथ आपने यौगिक तो बनाया, लेकिन कौन सा बनाया? अकार्बनिक बनाया ना। अब क्या बनाएंगे? कार्बनिक बनाएंगे ना। तो तीसरी अवस्था में क्या आएगा? प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति। समझना, स्टेजेस के नाम को समझना। सबसे पहले जो स्टेज जो थी उसकी उत्पत्ति नहीं है, वो तो मिल रहे थे, परमाणु मिल रहे, उनकी उत्पत्ति नहीं, वो मिल रहे हैं। आणविक अवस्था में अणु बने हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। आणविक अवस्था या सिंपल हमने अणुओं की उत्पत्ति लिख देते, या अकार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति। अब ये है प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति। ये बने हैं, निर्माण हुआ है इनका, ठीक है। चलिए जी, अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बेटा आपने जल बना दिया, ध्यान से सुनो। क्या आपने जल बना दिया इस पृथ्वी पर? यस सर। देख लो, बना दिया कि नहीं बनाया? हाँ सर। जल नहीं बनाया, बना दिया सर। जल बना दिया, अमोनिया भी है, जल भी है। जल बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर, जल बन गया है। अब ये जल क्या करने वाला है वो पढ़ने से पहले इधर देखिएगा। इस पृथ्वी पर जो कार्बन जो थी ना, कार्बन, इस पृथ्वी पर जो कार्बन के परमाणु जो थे वो एल्यूमिनियम एक धातु है या नहीं है? हाँ सर, एल्यूमिनियम एक धातु, धातु के साथ रिएक्ट कर रहे थे। क्या क्या क्या? कार्बन एल्यूमिनियम का जो धातु जो था इस पृथ्वी पर मिल रहा था, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था?
याद रखना, एल्यूमिनियम जो एक धातु है, एक मेटल है, उसके साथ अगर कार्बन रिएक्ट करता है तो बनती है कार्बाइड। भाई साहब इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से सुन लो, कसम से इतने प्यार से आराम से कोई नहीं समझाएगा, ध्यान से सुन लो, इवोल्यूशन चैप्टर है। कार्बाइड, कार्बाइड क्या होती है? जब कार्बन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनती है? कार्बाइड। सिमिलरली नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन मिल रही थी इस पृथ्वी पर, हाँ सर नाइट्रोजन मिल रही है। कार्बन मिल रही थी, हाँ सर कार्बन भी मिल रही है। कार्बन के एटम, एल्यूमिनियम का धातु है, ये दोनों रिएक्ट करके कार्बाइड बना दिया। ऐसे नाइट्रोजन का परमाणु और लिथियम, जरा सोचिए लिथियम क्या है? सर ये भी एक धातु है, मेटल है। ये मिल रहे थे, हाँ जनाब ये सारे मिल रहे थे, ये इस पृथ्वी पर मिल रहे थे। अरे चट्टानों में ये होते हैं कि नहीं होते हैं? धातु नहीं होते हैं क्या? हाँ होते हैं। तो ये मिल रहे थे, हाँ मिल रहे थे। अब नाइट्रोजन अगर इस धातु के साथ रिएक्ट करता है, लिथियम के साथ में, तो बनते हैं नाइट्राइड। क्या बनते हैं? नाइट्राइड। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर कार्बाइड भी बन रहे थे, नाइट्राइड भी बन रहे थे। ठीक है जनाब, कार्बाइड भी थे और नाइट्राइड भी थे। ठीक है, ठीक है। और इस पृथ्वी पर क्या बन चुका है? सर इस पृथ्वी पर जल बन चुका है। ठीक है, अब ये जल के अणु या ये जल का यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इस कार्बाइड के साथ रिएक्ट किया, नाइट्राइड के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, सबसे पहले जल जब कार्बाइड के साथ रिएक्ट किया तो बना CH4। कौन बना? मीथेन। कौन बनी? मीथेन। अब ये सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी में कतई समझा नहीं रखी है, बिल्कुल नहीं समझा रखी है। सबसे पहले मीथेन, फर्स्ट कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक कंपाउंड बना था। कौन? मीथेन। मेरी बात को गौर से सुन लेना, प्रथम कार्बनिक यौगिक जो बना था, प्रथम कार्बनिक यौगिक, देख यौगिक जो है, कंपाउंड जो है, हम पिछली स्टेज में भी बना दिए हैं। यौगिक हमने, कंपाउंड जो मॉलिक्यूल से बनते हैं वो हम यहां पर भी बना दिए, लेकिन ये जो कंपाउंड जो हमने बनाए थे ये अकार्बनिक थे, इनमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं थी। तो सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक बना था वो बना था, दोस्त स्टार बना रहा हूं यहां पर, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो बना था, प्रथम कार्बनिक यौगिक जो बना था वो कौन बना था? मीथेन बना था। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। थोड़ा सा हाईलाइटेड तरीके से लिख दूं तब समझ में आएगा। ऐसे लिख देते हैं, CH4 मीथेन। ठीक है, प्रथम कार्बनिक यौगिक। याद रखिएगा, भूलना जाइएगा। सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक जो बना था बेटा, वो बना था हमारा मीथेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार यहां पर लगा देते हैं, डन। याद रहेगा, सबसे पहला अकार्बनिक यौगिक कौन सा बना था? जल और अमोनिया, ये दोनों बने थे। सबसे पहले फर्स्ट
अकार्बनिक यौगिक कौन से बने थे? जल और अमोनिया। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बना था? मीथेन बना था, लेकिन डायरेक्टली लिखा हुआ हमारी बुक्स में मीथेन बना था, ये नहीं बताया कैसे बना था। तो याद रखना, जल जब कार्बाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मीथेन। अगला प्रश्न आता है, कार्बाइड क्या होते हैं? जब कार्बन धातुओं के साथ, स्पेशली एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करती है तो बनते हैं कार्बाइड। इन कार्बाइड के साथ जब जल रिएक्ट करता है तो धातु निकल जाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जो है धातुओं को अलग कर देती है, तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मीथेन बनाते हैं। डन? मजा आया? ठीक है। अब सर ये पहला कार्बनिक यौगिक बना है, तो ये जल जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? दूसरा कार्बनिक यौगिक। ये दूसरा कार्बनिक यौगिक बनेगा यहां से, और दूसरा कार्बनिक यौगिक क्या बनेगा? जगह है हमारे पास, बना देते हैं। दूसरा कार्बनिक यौगिक जो बनेगा वो प्रथम बना है। अब यहां से दूसरा कार्बनिक यौगिक जो बना था वो बना था हाइड्रोजन साइनाइड। लिखने की जरूरत है, हाइड्रोजन साइनाइड समझ में आता है। हाइड्रोजन साइनाइड दूसरा कार्बनिक यौगिक जो बना, कौन बना था बेटा? हाइड्रोजन साइनाइड। पहला मीथेन, दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड। इस तरीके से आपके किसकी उत्पत्ति हुई है? कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति हुई है, कार्बनिक यौगिक की। डन? कोई तकलीफ तो नहीं है? अभी ये स्टेज खत्म नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है ये स्टेज। अब इधर देखिएगा बेटा, ये जो जल जो था, ये जो जल जो था, है ना, ये पृथ्वी पर है, और पृथ्वी का तापमान उस टाइम पर गर्म था। कैसे सर? अरे ज्वालामुखी फट रहे थे, सूर्य का प्रकाश आ रहा था, जिसमें पराबैंगनी किरणें भी आ रही हैं, जिसमें कॉस्मिक किरणें भी आ रही, यानी पृथ्वी का तापमान ज्यादा है। पृथ्वी का तापमान ज्यादा था। कैसा है? पृथ्वी का तापमान ज्यादा है, और पृथ्वी का तापमान ज्यादा है प्लस जल भी मिल रहा है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये पृथ्वी का तापमान ज्यादा है और इस पर अगर जल मिलेगा तो क्या जल भाप के रूप में नहीं उड़ जाएगा? यस सर, जल जो है वो भाप बनेगा। हाँ सर, और जब वो भाप बनेगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ये भाप क्या बादल बन जाएंगी? यस सर, बादल बन गए। क्या ये बादल में और वाष्पीकरण होने से या कंडेंसेशन होने से क्या बारिश आएगी कि नहीं आएगी? यस सर, बारिश आएगी। और अगर बारिश आएगी तो ये बारिश वैसा नहीं है, एक दिन की बात नहीं है, करोड़ों सालों की बात है। ये करोड़ों सालों की, एक दिन की बात नहीं है ये, कि तापमान ज्यादा है, जल बना हुआ है, जल भाप बनकर उड़ गया, बादल हो गए, बादल कंडेंस्ड होंगे, है ना, उन बादलों से फिर बारिश होगी, और फिर वो बारिश पृथ्वी पर आएगी। जब वो बारिश पृथ्वी पर आएगी तो जल के स्रोत बनेंगे। ये सर, क्या बनेंगे? जरा सोच, क्या समुद्रों का निर्माण होएगा? अब खुद जरा सोचिए, क्या ये 1 साल की बात है, 2 साल की बात है, 100 साल की बात है, लाखों साल की बात है? करोड़ों सालों में ये हो रहा है, करोड़ों सालों में। तो करोड़ों सालों में जाकर क्या बन रहे हैं? समुद्र बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बेटा? समुद्र बन रहे हैं। कौन से? प्राचीन समुद्र। तो इस तरीके से प्राचीन समुद्रों का निर्माण हुआ। कौन सी अवस्था में? इसी अवस्था में। कौन सी? जब कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति हो रही थी ना, तो ये कार्बनिक यौगिक जो स्थल पर बने थे, जैसे ही क्या बन जाएंगे? समुद्र बन जाएंगे। इन समुद्रों में रिस रिस कर क्या ये सारे के सारे कार्बनिक यौगिक, क्या ये सारे के सारे अकार्बनिक यौगिक, ये सारे के सारे जल में नहीं आ जाएंगे? यस सर। अब आप मुझे बताएं, क्या आपके जल में वो जो प्राचीन समुद्र है, प्राचीन समुद्र जो है, क्या उन प्राचीन समुद्रों में धीरे धीरे
भाई ये स्थल पर बने होंगे ना? हाँ सर, स्थल पर मीथेन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये सारे के सारे स्थल पर थे। हाँ बारिश आ रही है, हाँ बारिश आ रही है, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगानी। जरा सोचिए, बारिश आ रही है, हाँ सर आ रही है, और वो बारिश अपने साथ साथ इन सारी चीजों को लेकर जब समुद्र बनेंगे तो उन समुद्रों में, जल में क्या ये सारी चीजें नहीं आ जाएंगी? दिमाग लगाए। हाँ सर आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगा सर? मीथेन आ जाएगा सर, अमोनिया आ जाएगी है सर, हाइड्रोजन साइनाइड आ जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये सारे के सारे, कार्बाइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, नाइट्राइड आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? यस। अब जरा सोचिए, जल में आपके कौन आ गए हैं? अकार्बनिक यौगिक भी आ गए और कार्बनिक यौगिक भी आ गए। नहीं भाई, ये कौन है? कार्बनिक यौगिक। ये कौन है? कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक सारे के सारे सभी कौन? कार्बनिक, कार्बनिक प्लस अकार्बनिक यौगिक जो है वो सारे के सारे, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जो है वो किस में आ गए हैं सर? वो सारे के सारे और भी होंगे, जरूरी नहीं है सिर्फ यही, और भी होंगे, ये सारे के सारे, आदि लिख दे तो एटसेट्रा, ये सारे के सारे किस में आ गए सर? जल में आ गए हैं, प्राचीन समुद्रों में आ गए हैं। यस, ये सारे के सारे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जल में आ गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा सर? अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां तक याद रखना बस। इस अवस्था में हमने कार्बनिक यौगिक बना दिए हैं। इस अवस्था में हमने जल जो है उसको उड़ाकर, बादल बनाकर, बारिश करवाकर समुद्र बनवा दिए हैं। उन समुद्रों में ये जो बने थे, ये जो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जो बने थे, ये बारिश जब आएगी तो रिस रिस कर इन समुद्रों में आ जाएंगे। इन समुद्रों में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक आ चुके हैं। डन। यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है। अब इसके बाद दो अवस्थाएं और बची हैं। अब वो दो अवस्थाएं हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और हमारा क्या कंप्लीट करेंगे बेटा? हम ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, और हमारा पहला भाग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर का। क्या? जीवन की उत्पत्ति। जी हाँ, हम पहला भाग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। पहले भाग में हम यही तो 3 चीजें पढ़नी थी बस, जिसमें से हम इसकी 5 अवस्थाओं में से 3 अवस्था पढ़ चुके हैं, 2 अवस्था बची, वो 2 अवस्था नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और हमारा चैप्टर खत्म नहीं होगा, चैप्टर का पहला भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे, ये मिलर और यूरे, इनकी बात करेंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। किसका? ये मैं एनिमेशन से आपको दिखाऊंगा। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इन्होंने, किस चीज का? ओपेरन और हेल्डेन का। जी हाँ, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है, सो अभी के लिए बेटा समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। हंसग्रीवा प्रयोग किस प्रक्रिया को दर्शाता है? जो हंसग्रीवा प्रयोग किसने किया था सोचो, और वो किस प्रक्रिया को दर्शा रहा था? बायोजेनेसिस को, ए बायोजेनेसिस को, दोनों को, कोई नहीं को? लगाइए दिमाग, सोचिए और करिए, जल्दी से फटाफट करिएगा। दूसरा प्रश्न, उपरोक्त में से कौन प्रथम कार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक, पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? इथेन, मीथेन, अमोनिया, जल, कौन है सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन बना था? अकार्बनिक नहीं पूछा, कार्बनिक पूछा है। चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था हंसग्रीवा प्रयोग। याद कर, इस तरीके से फ्लास्क थी, हंस की आकृति की थी। हाँ जनाब। और ये जो फ्लास्क जो थी, किसने एक्सपेरिमेंट किया था? लुईस पाश्चर ने। और लुईस पाश्चर ने किसके? जीवात जीवोत्पत्ति के सिद्धांत, बायोजेनेसिस का जो सिद्धांत था, उसी को ही तो प्रूफ किया था ना, है? तो आंसर सीधा सीधा नहीं हो जाएगा क्या?
बायोजेनेसिस को बताया था। सजीव का जीवन का निर्माण किससे होता है? सजीव से। वो बताया था किसने? लुईस पाश्चर ने, इस एक्सपेरिमेंट से, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से। दूसरा, कौन सबसे पहला कार्बनिक यौगिक पूछा है? देख भाई, जल और अमोनिया जो थे ये तो अकार्बनिक थे, है ना, इथेन था ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा? सीधा सीधा बेटा मीथेन। आंसर इज सेकंड, बी। सबसे पहला CH4 नहीं बना, सबसे पहला कार्बाइड के साथ में जब जल रिएक्ट करा था तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो बना था वो मीथेन बना था। भूल ना जाएगा, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा यही रासायनिक विकास जो है इसी को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ जैविक विकास और कार्बनिक विकास उसको भी देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।